हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल अग्निहोत्री और मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर से ये वीडियो लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमने थोड़ा अपनी क्लास को अपग्रेड किया है ताकि हम आपको ज़्यादा अच्छे से क्लास दे पाएँ, ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास ज़्यादा अच्छे से सुलभ हो पाएँ। तो बच्चों, हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक। तो सेंसस मेथड में क्या होता है? सेंसस मेथड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंसस मेथड में हमारे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद वो क्या करती है, वार्ड लेवल पे बनाती है। जैसा हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था, तो वार्ड लेवल पे ये बताती है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग यूजेस हैं सेंसस मेथड के, जिससे हमको ये पता चलता है कि क्या हम डेटा में एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि सेंसस मेथड में होता क्या है। सेंसस मेथड होता है व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयरइन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने वाली है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज यूज्ड। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि आपको सेंसस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वार्ड डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को वार्ड डेटा में बाइफरकेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हर वार्ड में लोगों को डिप्यूट करना पड़ेगा कि वो जाके क्या करें, काउंट करें, हेड काउंट करें। किसका? पॉपुलेशन का। हेड काउंट पॉपुलेशन का करने से हमारा क्या कलेक्ट हो जाता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट। अगर मैं एलिमेंट को समझूं तो एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरे सारे रिलीजन को मैं एलिमेंट अगर पकड़ता हूं तो मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इसमें कवर हैं। और भी मेरे जो और रिलीजन हैं जिसमें इंडिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो रिलीजन सारे सेंसस मेथड में कवर होते हैं। और दूसरा एलिमेंट मैं पकड़ूं तो मेरा दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, मेल और फीमेल का एलिमेंट हो सकता है कि सारे मेल सारे फीमेल कवर हो सकते हैं इस मेथड को यूज़ करते टाइम। तीसरा मेथड, अगर मैं एज मेथड को यूज़ करूं, जैसे कि 0 से लेके 18 तक कितने लोग हैं, 18 से लेके 40 तक कितने लोग हैं, 40 से लेके 80 तक कितने लोग हैं, तो सारा मेरा पॉपुलेशन उसमें भी कवर होता है। तो वहां पे मेरा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे यूज होता है। किस मेथड में? सेंसस मेथड में यूज होता है। अब इस मेथड से हम क्या क्या बातों को पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वो बातें वो ये होती हैं, यूजेस में आता है, बर्थ एंड डेथ रेट्स निकाला जा सकता है, लिटरेसी फाइंड आउट की जा सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट की जा सकती है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कलेक्ट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है बाय यूजिंग द सेंसस मेथड बच्चों। ठीक है, और इस मेथड को हम और भी नामों से जानते हैं, जिसका नाम है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड और 100% एन्यूमरेशन और कंप्लीट सर्वे। तो ये तीनों मेथड, ये तीनों जो उसके नाम है, इसको आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको एमसीक्यूज करते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी हम इसको सेंसस को मैंने इतनी बार आपको समझा चुका हूं कि आपको इसमें मेरे को फर्दर समझाने की जरूरत नहीं है कि सेंसस मेथड हमने क्यों किया है। सेंसस मैंने आपको बताया था, वार्ड डेटा को हम बाइफरकेट, इंडिया के डेटा को हम बाइफरकेट करते हैं वार्ड में, वार्ड से हम लोगों को डिप्यूट करते हैं और लोग जाके क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, हेड काउंट करते हैं पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन सेंसस कब कब यूज होता है? एवरी 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स में होता है। अगला सेंसस कब होने वाला है? 2021 में, मतलब कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा सेंसस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेंसस मेथड कंप्लीट होता है। पर मैं जान लेता हूँ इसकी मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है। मेरिट्स इसके क्या है? इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। ये एक बहुत ही इंटेंसिव स्टडी है। इंटेंसिव का मतलब है मैं धीरे धीरे हर एक डेटा को क्रिस्प आउट करता हूँ, सारे एरर्स को रिमूव करता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे समझता हूँ कि मेरे को क्या निकालना है। मान लो मेरे को लिटरेसी निकालना है, तो मैंने आपको लिटरेसी का भी समझाया था कि कैसे हम लोग पूरे डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि हेड काउंट करते वक्त हमें यह मालूम पड़ जाए कि कितने लोग एक जगह पे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। तो ये बहुत ही एक इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। फिर ये मेथड
अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस मेथड को करते वक्त। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्वेस्टिगेटर के बाद पूरे स्टेट्स के सारे ब्यूरोक्रेट्स के बाद सारे पॉलिटिशियंस के बाद सारे वो लोग जो एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेंसस मेथड को। मतलब कि वो मेरे वार्ड के जो लोग होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि वार्ड में जो जितने लोग होंगे वो सारे लोग क्या करेंगे, सेंसस मेथड परफॉर्म करेंगे, हेड काउंट करेंगे। अभी ये सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है, जहां पे होमोजीनियस डेटा नहीं है। होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है एक जैसा डेटा। अभी सेंसस मेथड में जब मैंने बोला कि यहाँ ईच एंड एवरी एलिमेंट कवर है, तो यहाँ पे ये जो चौथा मेथड है, सूटेबिलिटी इन होमोजीनियस, सूटेबिलिटी इन नॉट होमोजीनियस डेटा। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम तरीके से रहने वाले। सेंसस में क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पूरी पॉपुलेशन 100% हिंदू की है या मुस्लिम की है या सिख की है या ईसाई की है? नहीं, डेटा क्योंकि होमोजीनियस नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ मेल रहते हैं? क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ फीमेल रहते हैं? नहीं। क्या सिर्फ एक ही एज ग्रुप के लोग रहते हैं? बहुत सारी एज ग्रुप के लोग हमारे सोसाइटी को फॉर्म करते हैं और हमारे कंट्री को फॉर्म करते हैं। तो इसलिए सेंसस मेथड यहाँ पे सूटेबल है, जहां पे क्या है, होमोजीनियस डेटा नहीं है, यूनिफॉर्म डेटा नहीं है। उसके बाद हमारे डिमेरिट्स हैं इसके बहुत सारे। अब डिमेरिट्स क्या क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये अपने आप में इसके लिए भी बजट में इसका भी एक प्रपोर्शन होता है कि इतना पैसा लगेगा जिससे मेरा सेंसस मेथड हो पाए। नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। अभी इसमें ज़्यादा लोग, मैंने बताया आपको, सीरीज ऑफ लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस काम में, तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा मैन पावर यूज होती है। और इसकी इनएप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है? इनएप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है? जहां पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। इनएप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होगी? जहां पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेंसस मेथड कवर होता है। सेंसस मेथड के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा मेथड, सैम्पलिंग मेथड। ये थोड़ा डिटेल्ड मेथड है, इसलिए यहां पे हमारा सेंसस मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब दूसरा हमारा मेथड, सैम्पलिंग मेथड। तो बच्चों, सैम्पलिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लें। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग का इस्तेमाल बहुत ही वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल है। अगर आप सीए जैसा कोर्स करते हो और आपको पता चलता है कि आपको चेकिंग करनी है किसी चीज़ की, मान लीजिए आपको चेकिंग करनी है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, परचेज की एंट्री आप पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपको कोई कहता है कि आप ऑडिट करने वाले हैं। अब ऑडिट क्या होता है? अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने के बाद जो हम चेकिंग करता है, अकाउंटेंट होता है अकाउंटिंग करने वाला, उस अकाउंटिंग को रिव्यू करने वाला होता है ऑडिटर उसका। तो जब ऑडिटर आता है तो अब वो क्या कर सकता है? मान लो साल भर में 200 परचेज वाउचर्स हैं। अब 200 परचेज वाउचर्स हैं, 200 सेल्स वाउचर्स हैं, बहुत सारी अकाउंटिंग एंट्री है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि मेरे 1 महीने के टाइम पीरियड में मैं पूरी चीज़ों को चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सैंपल सिलेक्शन करता हूँ। कैसे करता हूँ सैंपल सिलेक्शन? मेरे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे मेरा सैंपल सेलेक्ट होता है। अब मैं समझ लेता हूँ कि सैम्पलिंग होता क्या है। सबसे पहले, व्हेन ओनली representative items of population are selected and data collected from these items are used for analysis। यहाँ पे ये वर्ड जो है are used for analysis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The method is known as sampling method। जब representative items हम सेलेक्ट करते हैं और उस representative items का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हमारा मेथड होता है सैम्पलिंग मेथड। अब सैंपल क्या है? सैंपल हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है। हमने सेंसस मेथड में क्या पढ़ा था कि हम सारे एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। पर
यहां पे हम सैंपल लेते हैं जो कि सिर्फ एक हिस्सा है। मैं कहता हूं आपको पॉपुलेशन का सैंपल लेना कितने परसेंट है, 25% पॉपुलेशन को कर दो आप चेक थ्रू सैंपल मेथड। 25% एक्यूरेसी चाहिए मुझे, 25% ऐसे सैंपल्स को सेलेक्ट करो जो 100% पॉपुलेशन को क्या करें, 100% पॉपुलेशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। समझे, ये रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स हैं जो रिप्रेजेंट करें। 25% सैंपल लो जो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ताकि जो कंट्रोल है वो पूरा डेवलप हो पाए कि हाँ जो मैंने किया है वो सही किया है। ठीक है, पर इस मेथड में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, जैसे कि 100% हम दावा नहीं कर सकते कि हमने जो काम किया है वो एक्यूरेट है। हम ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो समझ रहे हो आप, कंक्लूजन जो ड्रॉ होते हैं वो हमारे जो इस मेथड के बाद जो हमारे कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं वो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे ये कंक्लूसिव हैं एकदम। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये ओपिनियन बेस्ड है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं किया है, हमने 25% पॉपुलेशन को चेक किया है। तो हम उस 25% को सेलेक्ट करके ही हम ये दावा कर सकते हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। हमने 100% पॉपुलेशन है परचेज की, मान लो हमारे पास 1000 वाउचर्स हैं परचेज के, हमने उसका 25% सेलेक्ट किया, यानी कि 250 वाउचर्स। 250 वाउचर्स हमने चेक किए और हमें पता चला कि ये परचेज की जो अकाउंटिंग हुई है वो करेक्ट हुई है, टाइमली हुई है। तो हमारा क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो परचेज का मेथड है, परचेज की अकाउंटिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो सही है। ठीक है, अब यहां पे हमारा सवाल आता है कि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्या जरूरत है सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को? क्योंकि जो हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट है, यहां पे आप समझो सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। जो हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, जो कॉस्ट है, जो हमारा ओरिजिनल पर्पस है सैंपल को यूज करने का, वो हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, हमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट भी हमारा लिमिटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि हमारा डिफिकल्ट टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये रीजंस हैं। ठीक है, सैंपलिंग मेथड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो हम इसलिए सैंपलिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सैंपल साइज को इफेक्ट करते हैं, अभी मैं आपको सैंपल सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा अगले एक वीडियो लेक्चर में। एक वीडियो लेक्चर ऐसा आप सिर्फ सैंपल को कैसे बनाएं उस पे रहेगा। ये वीडियो हमारा क्लास बेस्ड है, और वो जो वीडियो रहेगा वो सपोर्ट बेस्ड रहेगा, मतलब वो सपोर्ट में रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे सैंपल का साइज इफेक्ट करता है। सबसे पहले साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो पॉपुलेशन साइज है, मेरी जो सेल्स है, मेरी 1 करोड़ की सेल है मान लो एक बिजनेस की, और मेरी 1000 करोड़ की सेल्स है एक बिजनेस की, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे दोनों केस में सैंपल साइज बदल जाएगा। 1 करोड़ की सेल में मैं कुछ अलग सैंपल सेलेक्ट करूंगा, 1000 करोड़ की सेल में अलग सैंपल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, जिस चीज के लिए मैं सैंपलिंग कर रहा हूं उस पे जो मेरे को ओपिनियन फॉर्म करने हैं, जो मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, उसमें क्या लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड है, इससे भी हमारा सैंपल साइज इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द स्टडी, नेचर ऑफ द स्टडी से भी अलग होगा हमारा सैंपल साइज। फिर हमारे रिस्पोंडेंट के नेचर से भी हमारा सैंपल साइज चेंज होगा। अगर हमारा रिस्पोंडेंट जवाब देने में ही कतरा रहा है, हमें जवाब नहीं दे रहा है, हमें डाटा नहीं दे रहा है, तो हम क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा रिस्पोंडेंट अच्छा है, हमें टाइमली डेटा देता है, डेटा पे एनालाइज करने के बाद हमें टाइमली समय देता है कि उस पर हम डिस्कशन कर सकें, तो हमारा सैंपल साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है। अभी अच्छा सैंपल बनाने के क्या रिक्विजिट्स हैं? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा सैंपल, एडिक्वेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट्स, हमें हमारे पास, ये हमारे ऑडिट में आप पढ़ोगे, अगर आप सीए करोगे तो आपको ऑडिट जो एक सब्जेक्ट है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, वहां पे एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखता है। अभी क्यों मायने रखता है? क्योंकि बायस्ड नहीं होना चाहिए ऑडिटर। अगर ऑडिटर बायस्ड हो जाएगा तो कंपनी को अनवांटेड फायदे मिलेंगे जो कि नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, उन्हें उनके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब जो हमने बिजनेस में हुआ है वही किताबों में दिखना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या आता है? इंडिपेंडेंस आता है। तो वही हमारे सैंपलिंग में भी आता है कि हमारे सैंपल यूनिट्स को सिलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस आना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे इंडिपेंडेंस है वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिपेंडेंस क्यों है? मैंने बताया आपको कि अकाउंट बुक्स हमारी ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जो अकाउंटिंग, जो बिजनेस में हैपन हुआ है वही हमारे बुक्स में दिखना चाहिए। अब एक्सक्यूज मी, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी सैंपल में देखने, इसी मेथड में देखने के लिए कि इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कॉस्टिंग में सैंपलिंग मेथड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हो जाता है, एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो जाती है, एक ग्रेटर स्कोप हो जाता है और एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारे इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो मैं बता देता हूं। अब डीमेरिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा सा कुछ मिटाना पड़ेगा। तो मैं ये 100% ये मेरे डीमेरिट्स हैं, इसको मैं जल्दी लिखूंगा। डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, क्या मैं बोल सकता हूं 100% एक्यूरेसी आ सकती है? 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। 100% मैं दावा नहीं कर सकता सैंपल मेथड से कि मैंने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो सही है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में लैक करता है सैंपलिंग मेथड। कि अगर मैंने मेथड सेलेक्ट किया, मान लो रैंडम मेथड है, सैंपल का मेथड भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, रैंडम सिलेक्शन बोलते हैं उसको, जिसमें पॉपुलेशन का कोई भी डेटा हम सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए बेसिस ये है कि जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा उसमें, जिसमें आपको पता चले कि हम कौन सा सैंपलिंग मेथड कब यूज करते हैं। हम रैंडम सैंपलिंग कब यूज करते हैं, हम ब्लॉक सैंपलिंग कब यूज करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मैं बताऊंगा उस क्लास में। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मेरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो मैंने क्या यूज कर लिया? रैंडम सैंपलिंग यूज कर लिया। अभी बिजनेस के ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा सैंपल यूज होना चाहिए, कौन से मंथ का डेटा यूज होना चाहिए, कौन सी तारीख पे, मान लीजिए मंथ क्लोजर एक्टिविटीज हैं तो मंथ क्लोजर की एंट्रीज को मेरे को चेक करना चाहिए डेटा को। मान लीजिए प्रोडक्शन बेस्ड है तो कौन से मंथ में ज़्यादा सेल है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन को टैप करूँ। मान लीजिए मेरा वुलन प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, वुलन प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो मुझे मालूम है कि उसकी सबसे ज़्यादा सेल कब होती है? ठंड में होती है। तो अब मैं क्या करूँगा? ठंड में होने वाले मेरे प्रोडक्शन की क्वालिटी पे मैं ज़्यादा चेक्स लगाऊंगा, कंट्रोल लगाऊंगा, उस पीरियड को ज़्यादा ऑडिट करूंगा, उस पीरियड को ज़्यादा चेक करूंगा, तो उसका सैंपल मैं ज़्यादा यूज़ करूंगा। पर अगर मुझे बिजनेस ऑपरेशन की नॉलेज नहीं है और मैंने रैंडम सैंपलिंग अप्लाई किया है तो वहाँ मेरा जो मेथड है वो, ये मेरा एक डिमेरिट है कि लैक ऑफ, क्या है? लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में यूज नहीं होता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस बताया था। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस में हमारा डेटा एक जैसा होता है। तो यहाँ पे
सैम्पलिंग मेथड यूनिफॉर्म डेटा में अप्लाई नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल इन हेट्रोजीनियस डेटा। अब हम इस मेथड के आखिरी पार्ट में जाते हैं जहां पे हमको क्या पढ़ना है, इसका डिफरेंस पढ़ना है। सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, मेरी जो नेचर ऑफ इंक्वायरी है वो सेंसस मेथड में क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड में लिमिटेड इंक्वायरी होती है। दूसरा, इकोनॉमी। सेंसस मेथड इकोनॉमिकल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसा, ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए इकोनॉमिकल नहीं है। वहीं सैम्पलिंग मेथड ज्यादा इकोनॉमिकल है, जैसे हमने यहां पढ़ा था, ग्रेटर स्कोप, रिड्यूस कॉस्ट, ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर एक्यूरेसी। सूटेबिलिटी कहां है, हेट्रोजीनियस डेटा पे सूटेबिलिटी है सेंसस की, होमोजीनियस डेटा पे सूटेबिलिटी किसकी है, सैम्पलिंग की। ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा रिलायबल कौन होगा, जो ज्यादा एक्सटेंसिवली चेक होगा, जैसे कि सेंसस मेथड तो ज्यादा रिलायबल है, सैम्पलिंग मेथड थोड़ा कम रिलायबल है। वहीं नेचर ऑफ एरर, सेंसस मेथड में नेचर ऑफ एरर होने के भी कम चांसेस है, वहीं सैम्पलिंग मेथड में नेचर ऑफ एरर होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविजन, सेंसस मेथड को सुपरवाइज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और वहीं पे सैम्पलिंग मेथड को बहुत ही आसान वे में हम समझ सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसी लगी क्लास, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आप लोग बताएंगे तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता जाऊंगा, और भी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड करूंगा इसमें। अभी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, आने वाले टाइम में एक स्टैटिस्टिक्स का वीडियो और एक इकोनॉमिक्स का वीडियो दोनों रहेगा, ताकि हमारा पैरेलली कोर्स कंप्लीट होता जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग की हेल्प कर पाऊँ अपने वे में पढ़ाने से। जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स ऑन द वे, और मेरा नाम है अखिल अग्निहोत्री।